हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन शुरू किया था वो बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा के बारे में हमने एक क्वेश्चन शुरू किया था और इसमें मैंने आपको बताया था कि जो भारत की राजनीतिक स्थिति थी उस समय उसको हम मैप के क्वेश्चन के रूप में भी पढ़ेंगे, क्योंकि मैप का भी एक क्वेश्चन है और थ्योरी का भी क्वेश्चन है। तो इसमें अब तक हमने 4 राज्यों के बारे में पढ़ा है। एक तो दिल्ली के राज्य के बारे में, दूसरा हमने पंजाब के राज्य के बारे में पढ़ा, तीसरा हमने बंगाल के बारे में पढ़ा और चौथा मेवाड़ के बारे में पढ़ा था। और इनके शासकों के बारे में मैंने आपको बताया था कि दिल्ली का जो शासक था वो दिल्ली सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था। पंजाब का जो शासक था वो दौलत खान लोदी था, जिसने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया, इब्राहिम लोदी को पराजित करने के लिए। और बंगाल जो था उस समय नुसरत शाह वहाँ का शासक था। और मेवाड़ का जो शासक था उसका नाम था राणा संग्राम सिंह या राणा सांगा। उसने भी बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। तो ये स्थिति थी। इसके बाद हम जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो अन्य राज्य पड़ते थे उनकी क्या स्थिति थी। तो गुजरात की अगर हम बात करें तो गुजरात उस समय जब बाबर ने आक्रमण किया, या 16वीं शताब्दी की बात मैं कर रहा हूँ, उस समय गुजरात भारत के पश्चिम का जो राज्य है वो एक मुस्लिम राज्य था। इस राज्य ने 1401 में स्वतंत्रता जो है धारण की थी। इस राज्य का जो एक शक्तिशाली शासक था उसका नाम था महमूद बेगढ़। इसे महमूद बेगड़ा भी कहा जाता है। इसके बारे में बहुत से किस्से जो है मशहूर हैं। जैसे ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा जो है खाया करता था, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटा था और बहुत ज़्यादा खाया करता था। कहते हैं कि इसके जिस पलंग पर ये सोता था उसके दोनों ओर खाने का सामान रखा रहता था। ये कई किलो शहद पीता था, बहुत सारे अंडे खाता था। इसके बारे में बड़े किस्से मशहूर हैं। खैर हम वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि ही वॉज अ वेरी पावरफुल रूलर। पावरफुल शरीर से नहीं, मतलब वैसे काफ़ी शक्तिशाली था। उसने चंपानेर, बड़ौदा, जूनागढ़, कच्छ और विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया और उसने गुजरात को, अपने राज्य को एक गौरव प्रदान किया था उसके साम्राज्य का विस्तार करके। पुर्तगालियों की बढ़ती हुई शक्ति को भी इसने रोका था। कई बार पुर्तगालियों को उसने पराजित किया था। पुर्तगाली कौन थे? ये यूरोपीय कंपनियां जो है भारत में के साथ व्यापार करने को आमादा थी। तो पुर्तगालियों से कई बार जो है इसकी झड़प हुई थी और इसने पुर्तगालियों को भी पराजित किया था। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई 1511 में, तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र मुजफ्फर शाह द्वितीय गुजरात की गद्दी पर बैठा। वो महमूद बेगड़ा जितना योग्य नहीं था और उसके पास ना तो अच्छी सेना थी और ना ही उसके कोष में धन था। उसको मालवा और मेवाड़ के शासकों के साथ भी संघर्ष करना पड़ा। 1526 में उसकी मृत्यु हो गई और उसकी मृत्यु के बाद फिर बहादुर शाह जो है गुजरात की राजगद्दी पर बैठा, जिसने 1537 ईस्वी तक शासन किया। तो ये जो बहादुर शाह था गुजरात का, ये योग्य शासक सिद्ध हुआ। तो आपको 3 शासकों के नाम याद करने हैं। एक तो महमूद बेगढ़, दूसरा मुजफ्फर शाह द्वितीय और जो तीसरा था वो बहादुर शाह गुजरात का। ठीक है, गुजरात की ये स्थिति थी। इसके बाद आता है मालवा। तो अब तक शायद आप जान गए होंगे कि मालवा का क्षेत्र कहाँ पड़ता है। मालवा का क्षेत्र आप ये लगा लीजिए कि गुजरात के थोड़ा सा पूर्व में और उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, मतलब मध्य प्रदेश, आज का जो मध्य प्रदेश है ना, उसमें भी वेस्ट का जो पार्ट है उसको मालवा कहा जाता है। पहले उसको मालवा का राज्य बोला करते थे। तो मालवा में उस समय दिलावर खान गोरी का स्वतंत्र शासन स्थापित था और इस दिलावर खां गोरी के वंश ने
1401 से लेकर 1435 तक मालवा पर शासन किया। 1435 में इस वंश के अंतिम सुल्तान को उसके वज़ीर महमूद खिलजी ने मार दिया था और उसने मालवा की सत्ता हथिया ली। यानी महमूद खिलजी ने 1435 में मालवा की सत्ता हथिया ली थी। वो एक योग्य शक्तिशाली शासक सिद्ध हुआ। मालवा राज्य को उसने शक्तिशाली बनाया, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मालवा राज्य का पतन होना आरंभ हो गया था। उसका जो उत्तराधिकारी था उसका नाम था महमूद द्वितीय, जिसने 1510 से लेकर 1531 तक शासन किया। अब जब महमूद द्वितीय शासक था मालवा का, तो उस समय एक राजपूत था जिसका नाम था मेदिनी राव। मेदिनी राव के हाथ में सारी सत्ता आ गई। ये तो नाम का शासक सिद्ध हुआ महमूद द्वितीय। उसने महत्वपूर्ण पदों पर हिंदुओं को नियुक्त किया और फिर आलम यह हुआ कि महमूद द्वितीय को मेदिनी राव को शासन से हटाने के लिए गुजरात के शासक से सहायता लेनी पड़ी। लेकिन मेदिनी राव ने भी राणा संग्राम सिंह की सहायता से महमूद द्वितीय को बुरी तरह से पराजित कर दिया। हालांकि राणा सांगा ने सुल्तान को कैद से मुक्त कर दिया, उसका राज्य भी लौटा दिया, लेकिन इसके बाद भी मालवा में अंतर्विग्रह का वातावरण बना रहा, यानी मालवा शांत नहीं था। 1531 में गुजरात का शासक, मैंने आपको बताया था बहादुर शाह था उस समय, बहादुर शाह ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। तो ये स्थिति थी। इसके बाद हम बात करते हैं एक और राज्य की, जो है सिंध का राज्य, सिंध। आज तो देखिए पाकिस्तान में है ये सिंध, लेकिन उस समय तो ये एक तरह से हिंदू साम्राज्य, या हिंदू तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में ही सम्मिलित था, ठीक है ना। यानी सिंध जो है ये हिंदुस्तान का ही एक अंग था। और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सिंध स्वतंत्र हो गया था। मैंने आपको बताया था ना कि दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे विघटन शुरू हो गया था, और इब्राहिम लोदी के समय में तो ज़्यादातर जो राज्य थे, आसपास के राज्य, कुछ थोड़े बहुत राज्यों को छोड़कर ज़्यादातर स्वतंत्र राज्य थे। तो सिंध भी जो है स्वतंत्र राज्य था। दिल्ली से काफ़ी दूर होने के कारण इस राज्य का हिंदुस्तान की राजनीति में कोई ज़्यादा विशेष महत्व नहीं था, क्योंकि दिल्ली से बहुत दूर था ये। सुमरा वंश का शासन स्थापित था और ये राज्य वास्तव में पतन की ओर अग्रसर था। 1526 में हुसैन सिंध की राजगद्दी पर बैठा था। योग्य और शक्तिशाली शासक था, लेकिन बाबर का जब आक्रमण हुआ तो इस समय सिंध में दो राजवंशों के बीच में युद्ध चला हुआ था। मैंने आपको बताया ना कि बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा बहुत शोचनीय थी। ये राज्य, कई सारे राज्य थे स्वतंत्र राज्य, या आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। इसी तरह कश्मीर का राज्य था, वो भी एक स्वतंत्र राज्य था, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत नहीं था। और पहले शाह मिर्ज़ा वहाँ का शासक था, और बाद में फिर ज़ैन उल अबिदीन जो है कश्मीर का शासक बना 1420 से लेकर 1470 तक। ही वॉज़ वेरी पॉपुलर एंड ही वॉज़ पॉपुलरली नोन एज द अकबर ऑफ कश्मीर। ज़ैन उल अबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता था, क्योंकि हिंदू मुस्लिम समन्वय पर उसने बल दिया था। अकबर तो खैर उसके बाद में हुआ, यानी ज़ैनुल अबिदीन तो पहले हुआ, अकबर बाद में हुआ, लेकिन बाद में जो इतिहासकार थे उन्होंने उसे कश्मीर का अकबर कहकर संबोधित किया। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो उस समय मोहम्मद शाह का वहाँ पे शासन स्थापित था। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं उड़ीसा के राज्य की। तो बाबर के आक्रमण के समय उड़ीसा में हिंदू राज्य स्थापित था, और वो भी, उड़ीसा भी एक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर प्रताप रुद्र का शासन था। इसी तरह से एक राज्य था खानदेश, जो कि दक्कन में पड़ता है।
जो आज का जो महाराष्ट्र लगा लो आप, महाराष्ट्र का जो राज्य है ना, उसे पहले खानदेश कहा जाता था। वहाँ पे मीरन मोहम्मद का शासन था जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, यानी 1526 में मीरन मोहम्मद जो है खानदेश का शासक था। ये मैं मैप में आपको डिटेल में बताऊंगा ये चीज़ें। तो ये जो हमने बात करी ना, ये अभी तक हमने बात करी है उत्तर भारत के राज्यों की। अब दक्षिण भारत के हम दो महत्वपूर्ण राज्यों की बात करेंगे। एक तो विजयनगर साम्राज्य की बात करते हैं हम। और इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि उत्तर भारत की तरह 16वीं शताब्दी में, यानी बाबर के भारत पर आक्रमण के समय, दक्षिण भारत की राजनीतिक स्थिति भी संतोषजनक नहीं थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में दक्षिण में दो शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ, एक तो विजयनगर साम्राज्य और दूसरा बहमनी साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य सुदूर दक्षिण में स्थित था। ये एक हिंदू राज्य था, जैसे कि नाम से आप समझ सकते हैं, और इसकी स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। शायद आपने ये पहले भी पढ़ा हो लोअर क्लासेस में। और विजयनगर साम्राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली शासक था जिसका नाम था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर का शासक था, और कृष्णदेव राय ने बहुत से क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रखा था, जैसे बहमनी, बीजापुर, उड़ीसा, गोलकुंडा, इन पर उसने विजय हासिल की थी और अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। इसका शासनकाल 1509 से लेकर 1529 तक था। और दूसरा जो राज्य था दक्षिण में, वो था बहमनी राज्य। ये मुस्लिम राज्य था। अब विजयनगर और बहमनी राज्य में आपस में संघर्ष चलता रहता था। बहमनी राज्य जो है 5 राज्यों में बटा हुआ था, 5 स्वतंत्र राज्य थे, सारे मुस्लिम राज्य थे। कौन कौन से थे? एक तो अहमदनगर का राज्य, ठीक है, दूसरा बीजापुर का राज्य, बीदर का राज्य, बरार का राज्य और गोलकुंडा का राज्य। ये 5 राज्यों में बहमनी साम्राज्य बटा हुआ था, ठीक है। इन राज्यों में सभी में मुस्लिम शासन स्थापित था, राजनीतिक एकता का अभाव था, और ये जो शासक थे ये आपस में संघर्षरत रहते थे। इसके बाद आखिरी जो पॉइंट पढ़ेंगे हम, वो है पुर्तगालियों के बारे में। तो देखिए, बाबर के आक्रमण के समय यानी 1526 में पुर्तगाल से आए थे व्यापारी। वो दक्षिण भारत के पश्चिमी तट पर बस चुके थे और इन्होंने भारत के साथ व्यापार करने के लिए समुद्र तट पर बहुत सी बस्तियां बसा ली। यहाँ तक कि 1510 में पुर्तगाली सम्राट ने एक योग्य गवर्नर को भेजा जिसका नाम था अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार कर लिया था 1510 में। गोवा आप जानते हो, बॉम्बे गोवा। और फिर जो है ये पुर्तगाली जो है व्यापार में जो है काफ़ी हस्तक्षेप वगैरह किया करते थे। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत डावाडोल थी। मुस्लिम शक्तियां निर्बल और छिन्न भिन्न हो चुकी थी। उत्तर भारत में अगर हम देखें तो मेवाड़ ही शक्तिशाली राज्य बचा था जो दिल्ली में हिंदू साम्राज्य स्थापित करने का प्रयास कर रहा था। दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य काफ़ी शक्तिशाली था कृष्णदेव राय के अधीन। बहमनी साम्राज्य के साथ उसका एक लंबा संघर्ष चला था। अल्टीमेटली दैट एंडेड इन द बैटल ऑफ तालीकोटा दैट वाज फॉट इन 1565। और ऐसी स्थिति में बाबर जैसे योग्य और दृढ़ निश्चय व्यक्ति के लिए भारत पर विजय प्राप्त करना कोई मुश्किल कार्य नहीं।